जय भीम, जय मूल निवासी। वर्तमान समय में भारत देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पाखंडवाद, अंधविश्वास की तरफ बहुत तेजी से मामला को बढ़ाया जा रहा है और यह जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है ताकि जो 6,743 जातियां में बिखरे हुए लोग हैं, बहुजन 85% मूल निवासी समाज के लोग, उसमें से तो कुछ जागरूक लोग हुए हैं, लेकिन अभी कुछ उसी हजारों साल की पाखंडवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अभी भी लोग फंसे। अगर उनको वहां से निकालने का प्रयास करते हैं तो वह निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह हजारों साल से एक लंबी बीमारी दिमाग में आई है। पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी माता पिता गुलाम थे तो उनका बच्चा गुलाम हुआ, और जब बच्चा उनका गुलाम हुआ तो अभी माता पिता बना। जब वह माता पिता बना तो उसके जो बच्चे आए वह भी गुलाम हुआ। यानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता के लक्षण के आधार पे 2,500 साल की यह मानसिक गुलामी है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, देवी देवता, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। जब इतनी लंबी बीमारी है दिमाग में, तो इसका मतलब है कि लंबा इलाज भी चलाना होगा, लंबी दवा भी खिलानी होगी। लंबी दवा का मतलब है कि उनको फूले अम्बेडकरी विचारधारा भी आपको निरंतर गति से चलानी होगी, तब कहीं जाकर वह जो है मानसिक गुलामी हटने वाली है। लेकिन ऐसा कोई कार्य देश में किया नहीं जा रहा है। बच्चा आपका पैदा होता है, माता पिता हुए, बच्चे पैदा हुए, और जब बच्चे पैदा हुए तो माता पिता के ही रास्ते पे वो चलते हैं। अगर वो पूजा पाठ करने वाला है तो बच्चा भी पूजा पाठ करता है, और वह पढ़ाई भी पढ़ता है। यह जो वातावरण है, जो संस्कार फैलाया गया है देश भर में, वह ब्राह्मणी व्यवस्था है। सरकारी शिक्षा को निष्प्रभाव किया गया और प्राइवेट शिक्षा को जो है महत्व दिया गया। जब बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे बचपन से जब सरस्वती नाम के देवी का प्रार्थना करना पड़ता है, भक्तिदार प्रार्थना सुबह सुबह करना पड़ता है, तो छोटे से बच्चे के दिमाग में वह वायरस भरते 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 वह बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से अपना वह आचरण करता है, उसी हिसाब से अपना वह कार्य करता है। और फिर जब ऐसे लोगों को लोग समझाने जाते हैं तो वह समझने वाले नहीं। क्योंकि नियम कहता है जब आप एक छोटे से पौधे को लगाएंगे, वह छोटा पौधा जैसे जैसे बढ़ने का प्रयास करता है, और आप उसे अगर एक तरफ टेढ़ा कर दीजिए, एक तरफ अगर टेढ़ा कर देंगे तो वह टेढ़ा निकल जाएगा। और वह उसकी उम्र, पेड़ की उम्र जब 20 से 40 साल के ऊपर हो जाएगी, और आपने सोचा कि यार मैं बचपन में गलती कर दिया, इस पौधे को टेढ़ा कर दिया तो टेढ़ा निकल गया, आइए हम इसे, अब इसकी उम्र 20 से 40 साल के ऊपर हो गई इस पेड़ की, अब सीधा कर देते हैं, तो क्या वो सीधा होगा? सीधा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह 20 से 40 साल की उम्र का हो गया और मोटा हो गया, और उसकी लकड़ियां सब टाइट हो गई, अब वह सीधा होने वाला नहीं है। वह टूट सकता है, उसके अंदर ऐब आ सकता है, लेकिन सीधा नहीं हो सकता, कारण कि उसकी लकड़ियां टाइट हो गई। उसी प्रकार से यह
छोटे बच्चे, माता पिता के छोटे बच्चे, वह पौधा रूपी बच्चे होते हैं। उन्हें 1 से लेके 20 साल के उम्र तक आप जिस स्थिति परिस्थिति में, जिस दिशा में, जिस वातावरण में लेकर जाएंगे, वह बच्चा उधर ही चला जाएगा। गलत दिशा में ले जाएंगे गलत में चला जाएगा, और सही दिशा में लेकर जाएंगे तो सही दिशा में चला जाएगा। यही कारण है हम सभी के बच्चे वह किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण फुले अम्बेडकरी विचारधारा में नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। यही कारण है कि हमारे लोगों के बच्चे जब 20 साल के ऊपर हो जाते हैं तब कुछ कार्यकर्ता संगठन के लोग पहुंचते हैं और ऐसे लोगों को फुले अम्बेडकरी विचारधारा देने का प्रयास करते हैं। तो यही लोग कहते हैं, कौन फुले, कौन अम्बेडकर, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। यानी उनको ऐसा लगता है कि बगैर का कुछ किए होने वाला नहीं है। कहते हैं फुले अम्बेडकर खाना देंगे क्या। उनको ये पता नहीं कि अम्बेडकर ही भोजन दे रहे हैं, सभी महापुरुष के लोग ही भोजन दे रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते, सभी महापुरुष नहीं होते तो संविधान नहीं बनता, और संविधान में बाबा साहब नीति नहीं बनाते तो आपके माता पिता दादा बाबा को तो गढ़ही से यानी गड्ढे से पानी नहीं पीने दिया गया, तालाब से पानी नहीं पीने दिया गया, सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था। हर तरह से जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया गया था। लेकिन आज उसी संविधान के नीति के बल पे 2 रोटी जीने खाने का अधिकार मिल गया। तो ऐसे लोगों को समझ में आता है कि वह मेरी मेहनत है, वह मेरा कर्तव्य है। यही एक ज्ञानता है। इसीलिए फुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने गांव में, अपने घरों में फुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा, ये 2 शिक्षा चलाइए। शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा होता है, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। और यही पूर्ण शिक्षा जिन व्यक्ति को होता है वही इस दुनिया में समझ पाता है कि क्या गलत हो रहा है, इस दुनिया में क्या सही हो रहा है। नियम कहता है जब तक 2 तत्व नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तब कहीं जाके वह पानी का निर्माण होता है, तीसरा तत्व पानी बना। पति और पत्नी जब मिलते हैं तब कहीं तीसरे तत्व का निर्माण यानी बच्चे का होता है। उसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा होता है। शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा मिलाई जाती है तब कहीं समयक शिक्षा बनता है, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। और यही पूर्ण शिक्षा जिन व्यक्ति को मिलता है वही इस दुनिया में समझ पाता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही है। शिक्षित किसे कहते हैं? शिक्षित उसी को कहा जाता है जो इस दुनिया को समझ सके, तर्क के आधार पर गलत सही का पहचान कर ले, वही शिक्षित है। कबीर साहब, रविदास साहब, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो किसी डिग्री का दरवाजा नहीं देखे हैं, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं गए हैं, लेकिन आज उन्हीं लोगों पे लोग शोध करते हैं। PhD की डिग्री हासिल होती है शोध करने के बाद। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने समाज को पढ़ा, इस दुनिया को पढ़ा, इसलिए आज वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन देश में बाबा साहब के द्वारा ये नियम बन गया कि आप B.Ed करेंगे मास्टर हो जाएंगे, MBBS करेंगे डॉक्टर हो जाएंगे। तमाम ऐसे विभाग हैं कि आप ऐसी डिग्री लेंगे तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी। तो हमारे लोग क्या सोच लिए, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, तमाम ऐसे लोग सोच लिए कि मैं ही शिक्षित हूँ, जबकि सिर्फ उनके पास शैक्षणिक शिक्षा है, न कि सामाजिक शिक्षा है। क्योंकि सामाजिक शिक्षा का कोई अभी कार्य ही नहीं चला, सामाजिक शिक्षा कहीं दी ही नहीं जाती। प्राइमरी में पहले के समय में नैतिक शिक्षा चलाई जाती थी, नैतिकता जिसे बोलते थे, यानी इंसान के अंदर ताकि नैतिकता आए, सम्यक ज्ञान हो,
समानता हो, ऐसी शिक्षा थी, लेकिन बंद कर दिया गया। जब सामाजिक शिक्षा है नहीं, शैक्षणिक शिक्षा खाली है, यही कारण है कि सामाजिक शिक्षा न होने की वजह से सिर्फ शैक्षणिक शिक्षावादी लोग मंदिरों पे घंटा बजाते हैं। शिव चर्चा, ओम शांति, निरंकारी, तमाम ऐसे ब्राह्मणवादियों की 108 उपशाखा है, और उस 108 उपशाखा में हमारा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जाकर उसमें फंसे रहते हैं। कोई जय गुरुदेव में है, कोई निरंकारी में है, कोई ओम शांति में है, कोई जाके रामबा स्वामी में है। ऐसे 108 शाखा है, जाके लोग उसमें फंसे रहते हैं। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में एक मच्छी मारने वाली फासले लगाए जाते हैं, उसमें कई फंदे होते हैं, 4 6 7 8 9, तो उसमें बड़ी मच्छी छोटी मच्छी ऐसे करके फंस जाती है, और वह मच्छी उसी में अपने आप को जब फंस जाती है तो हिलते हिलते अपने आप वो समाप्त हो जाती है। उसी तरह से हमारा बहुजन समाज है, वह ब्राह्मणवादियों के संगठनों में, उप संगठनों में, मिशनों में जाकर ऐसा चिपक जाता है, फंस जाता है, वह तो उसी में दान दक्षिणा देते देते मर जाता है, फिर अपने बच्चों को भी उसी में दान दक्षिणा दिवाते दिवाते उसका भी जीवन खत्म हो जाता है। और ब्राह्मणवादी शक्तियां इन्हीं के दान दक्षिणा के बल पे वह इन्हें फिर नष्ट करने का कार्य करती है। तो कैसे सुधार होगा? जब तक शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा नहीं होगी, तब तक सामयिक शिक्षा नहीं होगा, पूर्ण शिक्षा नहीं होगा, तब तक जो है इस देश को बचाया नहीं जा सकता, संविधान को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान समय में एक ही मार्ग है कि जो भी कुछ चल रहा है चलने दीजिए, चाहे वह शूद्र का मामला हो, चाहे जाति का मामला हो, जो भी है चलने दीजिए, लेकिन ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना ही पड़ेगा। जिस देश में ईवीएम मशीन का निर्माण हुआ, वह देश अपने देश में चुनाव नहीं कराता, तो भारत में 80% जनता ग्रामीणों में बसती है, जिसमें से मात्र पढ़े लिखे लोग होते हैं, बाकी अनपढ़ होते हैं। वह टेक्निकल से वोट दें, वोट दिया गया तो गया कहाँ, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर वोट ईवीएम से चुनाव क्यों होता है? यही कारण है कि ये मनुवादी मीडिया, मनुवादी लोग इस समय इसीलिए जो है यह मामला को उठा रखे हैं, शूद्र का कंसेप्ट उठा लिए हैं, राम के विरोध में ये बहुजन के लोग बोल रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि यही लोग फिर बाद में ईवीएम से जीत लेंगे चुनाव को, फिर कहेंगे कि सभी लोग राम के विरोध में बोल रहे थे, इसीलिए सपा हार गई, इसीलिए जो है नीतीश जी हार गए, तेजस्वी जी हार गए, बीएसपी इसलिए हार गई कि इनको सिर्फ दलितों का वोट मिला। यही आप लोग देख लेना, चुनाव 2024 के बाद मीडिया यही गाना गाते हुए मिलेगी, यही मिलेगी, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है। सत्ता को छीना जाएगा, ईवीएम से छीना जाएगा, और फिर इस देश में मतलब जो है दादागिरी के तहत, हिटलर शाही के तहत शासन चलेगा। संविधान आज भी नहीं चल रहा है आपका, तब एकदम नहीं चलेगा। अभी जो कुछ बोलबाला संविधान की हनक है ना लोगों के अंदर, संविधान के बल पे लोग चल रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग दादागिरी, हिटलर शाही के रूप में 2024 के बाद इस देश को संभालना शुरू करेंगे। बहुत सत्यानाश होगा इस देश का। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को चाहिए कि जो भी कुछ चल रहा है चलने दीजिए, जागरूकता चल रही है चलने दीजिए, लेकिन अब दूसरा चरण आ गया है संगठन बनाने का, संगठित होने का। और फिर बाबा साहब जैसे कहते थे शिक्षित बन जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, तो हम शिक्षित के रूप में हो चुके हैं, जागरूकता आ गई है, अब हमें संगठित हो जाना है। सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सभी जितने लोग संगठन पार्टी के लोग हैं, फिर उसके बाद संघर्ष यानी आंदोलन ही होना है, अधिकार लेने का संघर्ष हमारा होना चाहिए, और उसके लिए ईवीएम को बंद करके ही आंदोलन को जीता जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है।
कोई रास्ता नहीं है। इसलिए समझना है, सोचना है और आगे बढ़ना है। अगर चुप बैठे रहे घरों में, अपने अपने केवल घरों में बैठकर आंदोलन चलाएंगे तो घरों में बैठकर आंदोलन नहीं हो सकता। निकलना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ निकलना पड़ेगा। इसीलिए संगठन की परिभाषा को जानना पड़ेगा। जो समाज एक नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत लोगों के साथ निरंतर गति से मीटिंग बैठक करता हो और इसी तरह का जाल पूरे देश में बिछा रखा हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आफत विपत आ जाए, अगर एक आवाज लगा दिया जाए, सारे देश के लोग एक जगह उपस्थित हो जाए, तो वही संगठन है। क्या इस तरह का संगठन बहुजन में है? नहीं है। उनके पास है जो मुट्ठी भर है, उनके पास है इस तरह का संगठन। 10-20 मिनट में कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन हमारे बहुजन, जो बहुजन है, जिसको झोआ भर कहा जाए, लेकिन उनमें अभी ये बातें नहीं है। अभी इसके अंदर जाति भावना है, ये जातियों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जाति कौन बनाया छोड़ो। अरे अपने आप में जाति को मानना छोड़ दो। SC ST OBC माइनॉरिटी, अपने आप में भाईचारा बना लो। पहले जो बनाया छोड़ दीजिए। क्या बनाया क्या नहीं किया वो तो बनाया था, लेकिन उसकी व्यवस्था को आप मानना छोड़ दीजिए। अपने घरों में शादी विवाह उसकी व्यवस्था से करना बंद कर दीजिए। अपना घर बनाते हो तो आप उसी को बुलाते हो घर में घुसने के लिए, शादी करते हो बुलाते हो उसी के लिए। अरे छोड़ दो ये सब। उसको बुलाओगे भी, उसकी व्यवस्था भी मानोगे और कहोगे तुमने जातिया बनाया। यह ज्ञानता है, समझ होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था को स्वयं मानना छोड़ दीजिए। उसकी व्यवस्था को खत्म कर दीजिए अपने द्वार से, अपने घर से। अपने में भाईचारा बना लीजिए। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। और उसको आरोप लगाना, ब्राह्मणवाद को गाली देना, मैं तो नहीं समझता हूँ ठीक है। अपने आप के अंदर के जो दुर्गुण हैं, अपने आप में हमारी एकता क्यों नहीं बन रही है? हमारे अपने आप में परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील, त्याग का भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? हमारे हजारों संगठन, हजारों पार्टी में हमारे लोग बटे हैं। इन लोगों में एक दूसरे से तालमेल क्यों नहीं है? एक दूसरे से क्यों अकड़े हुए हैं? यह समझो, अपने आप के दुर्गुणों को समझो। हम ऐसा एक दूसरे से क्यों मनमुटाव किए हैं? एक दूसरे से हम क्यों नहीं बात करते? हम एक दूसरे से क्यों नहीं दोस्ती मिलाते? इस जो है इस समय जो हालात बनी है देश में, जहां ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे जा रहा है, हम एक दूसरे से क्यों अकड़े हुए हैं? हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने में एकता क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने संगठन को जोड़कर एक शक्ति का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें ये समझने की जरूरत है। हमें एक दूसरे से जाकर मिलने की जरूरत है। हमें एक दूसरे अपने भाइयों में जाकर झुकने की जरूरत है। लेकिन सभी लोग अकड़े हो। हमारा संगठन बड़ा है, हमारी पार्टी बड़ी है, वो आए। वो कहता है हमारा संगठन बड़ा है, वो आए। अरे कोई नहीं जा रहा है, किसी से मिलने कोई नहीं जा रहा है। सब तने पड़े हो। ब्राह्मणवाद चुन चुन के मार रहा है, चुन चुन के काट रहा है। इसीलिए जातियां बनाया था 6743 के आसपास, ताकि शूद्र तो सभी थे, लेकिन जातियां बना के फोड़ दिया तो किसी जात को पकड़े काट देता है। और जहां 6743 जातियां है, अब यही 6743 जातियां के लोग 25,000 संगठन पार्टी बना लिए। तब संगठन पार्टी को भी वो बीन बीन के काट दे रहा है, जेल में ठूस दे रहा है, मार दे रहा है। कोई कुछ बोलने वाला है? क्यों? सब छितर हो। अपने आप में शक्ति बना ही नहीं रहे हो। तो अपने आप में शक्ति बनाइए। सबसे पहला मुद्दा है कि आप ईवीएम को अगर बंद कर देते हैं 2024 तक, तो ये बहुजनों का राज होगा, मूल्यवासियों का राज होगा, आपका पूर्णतः संविधान लागू होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2024 के बाद फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू होगी और 1947 के पहले वाले हालात पे फिर पहुंच जाओगे। फिर कोई फूले अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं आने वाले हैं कि वह आपको बचा लेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां को बचा लेंगे।
बल्कि आपका बच्चा वह अनंत दूरियों तक नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचाने वाला है। और आप अपने बुढ़ापा अवस्था में खाट पर लेटे रहेंगे और अपने बच्चों को जब दर्द भरी स्थितियों में मरते हुए देखेंगे तो आपको आंसू बहेंगे। तब आप सोचेंगे कि मुझे मौका मिला था यह आंदोलन करने का, समाज को बचाने का, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप रो रो कर खाट पर लेटे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते और अनंत दूरियों तक इस बहुजन समाज का सत्यानाश होगा। इसे समझने का प्रयास करिए साथियों। एकता बनाकर ईवीएम के विरोध में आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी शक्तियां यही ईवीएम का विरोध न हो, इसीलिए वह बहुजनों को तरह तरह के उलझनों में उलझा कर फंसा दिया है, ताकि उधर की किसी की निगाह न जाए। और तब तक चुनाव आ जाएगा और चुनाव ईवीएम से जीत लेंगे और सत्ता ले लेंगे, फिर आपको सत्यानाश कर देंगे। मैं बातें यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।